भारत में आपातकाल के समय रेडियो व मंचों पर एक हिंदी नाटक को बैन किया गया था। नाम था तपती सलाखें। आपातकाल हटा और इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी शिमला आई। नाटक का लेखक बेखौफ उनके सामने जा डटा। उसने प्रतिरोध स्वरूप इंदिरा गांधी के सामने अपने नाटक की पूरी स्क्रिप्ट फाड़कर उसके कतरे हवा में उड़ा दिए। इसके कुछ दिन बाद इसी शायर ने एक गजल लिखी जिसका एक मतला था, मेरे दिल से गुजरेगा तो तेरे जिगर से गुजरेगा, यह दर्द है आखिर चाहे जिधर से गुजरेगा, तेरे कदमों पर जो कतरा टपका है मेरी आंख से, तेरे कदमों पर जो कतरा टपका है मेरी आंख से, ये वो पानी है जो एक दिन तेरे सर से गुजरेगा। क्या आप जानते हैं कि चरित्र में हरियाणा जैसी बेखौफी, लफ्जों में शिमला जैसी ठंडक और लहजे में सोलन जैसे तेवर रखने वाला यह शायर और नाटककार कौन हो सकता है? इस शायर का नाम था अमर सिंह फिगार। फिगार एक ऐसा नाम जिसने उर्दू गजल को शराब और शबाब से निकालकर हकीकत की जमीन पर ला खड़ा किया। उनकी इसी खासियत ने उन्हें उस समय के नामी गिरामी शायरों से अलग कतार में ला खड़ा किया। उनकी साफगोई ने उन्हें ना तो कभी पहली पंक्ति का शायर बनने दिया और ना ही उनके घर की हालत में कभी सुधार आया। पुलिस में नौकरी करते हुए भी फिगार साहब ताउम्र किराए के मकान में ही रहे। हरियाणा के हिसार जिले के मूल रूप से रहने वाले अमर सिंह बचपन से ही मस्त मौला मिजाज वाले थे। उस वक्त पंजाब, हरियाणा और हिमाचल का काफ़ी बड़ा हिस्सा पंजाब राज्य में ही आता था। अमर सिंह परिवार चलाने के लिए पुलिस में भर्ती हो गए, लेकिन यहाँ भी उनका मन अपराधियों के पीछे भागने में नहीं लगा। वर्दी पहनने से वे हमेशा कतराते। शायराना मिजाज के थे तो अफसर उनसे प्रसन्न रहते। उस वक्त के आईजी ने उन पर मेहरबानी करके उन्हें शिमला सीआईडी में तैनात कर दिया। 1958 से 1980 तक लगातार 22 साल तक उन्होंने शिमला में ही नौकरी की। उनके मित्र कुल राकेश पंत बताते हैं कि शिमला में रहते हुए अमर सिंह के भीतर का फिगार जवान हुआ। शुरू में शिमला के स्कैंडल पॉइंट के पास एक लाठी हाथ में लेकर सादे कपड़ों में टोपी पहनकर खड़े रहने वाले इस शख्स को वे भी नहीं पहचानते थे, लेकिन जब शिमला के गेटी थिएटर व अन्य स्थानों पर होने वाले मुशायरों में उन्हें उस समय के नामी गिरामी शायरों अरमान, तलत इरफानी, जिया सिद्दीकी, तूर साहब, एच.के. मिट्टू, सत्येंद्र शर्मा व श्रीनिवास श्रीकांत आदि के साथ गजल पढ़ते सुना तो वे भी उनकी बेबाकी के कायल हो गए। पंत बताते हैं कि व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने की आदत नौकरी में गाहे बगाहे उनके लिए परेशानी बनती रही। बड़े बड़े लोगों व अधिकारियों से जान पहचान होने के बावजूद उन्हें प्रमोशन तक नहीं मिला। मिलता भी कैसे, जरा जनाब के तेवर तो देखिए। जोशे तकमील तमन्ना है खुदा खैर करे, खाक होने का अंदेशा है खुदा खैर करे, तूने घर यूं तो बुलंदी पे बनाया है फिगार, तूने घर यूं तो बुलंदी पे बनाया है फिगार, तू मगर नींद में चलता है खुदा खैर करे। 1980 आते आते फिगार साहब तपेदिक रोग का शिकार हो गए। अधिकारियों ने उन्हें शिमला की अपेक्षा अधिक गर्म बिलासपुर, हमीरपुर अथवा सोलन में ट्रांसफर लेने की सलाह दी, लेकिन फिगार साहब का पहला प्यार तो शिमला ही था। अंततः काफी कहने सुनने के बाद उन्होंने सोलन में रहना उचित समझा। परिवार के साथ वे यहीं आ बसे। इतना पैसा नहीं था कि सोलन में एक जमीन का टुकड़ा खरीद सकते, सो हाउसिंग बोर्ड में किराए के मकान में रहने लगे। उनके छोटे बेटे सुधीर नायक अब गुड़गांव में जॉब करते हैं। हमने उनसे भी संपर्क किया। सुधीर ने बताया कि जैसे दूसरे साहित्यकारों के घर पर किताबों के ढेर लगे रहते हैं, ऐसे उनके घर पर कभी नहीं हुआ। उनके घर में कुल जमा 4 किताबें होती थीं, जिनमें एक उर्दू की डिक्शनरी और दूसरी उर्दू के शेर व शायरी की रसाल। बाकी 2 किताबें पुस्तकालय से लाकर पिताजी पढ़ा करते थे। हाँ, पुस्तकालय में जाकर पढ़ना ही उनके पिता की आदत में शुमार था। वे अपनी शायरी को असलियत के नजदीक रखने की कोशिश करते थे। फिर कोई मुश्किल जवां होने को है, दोस्तों का इम्तहान होने को है, झोंके दम साधे खड़े हैं 4 सू,
झोंके दम साधे खड़े हैं 400, कोई हंगामा यहाँ होने को है, कोई हंगामा यहाँ होने को है। 1980 में वे सोलन आए तो यहीं के होकर रह गए। यहाँ सपुरून हाउसिंग बोर्ड के मकान नंबर 5 से ही 3 बेटों के विवाह तो कर दिए, लेकिन एक बेटी व सबसे छोटा बेटा अभी पढ़ ही रहे थे। अधिकारियों ने उनकी बीमारी को देखते हुए सोलन की ट्रेजरी में उनकी ड्यूटी लगा दी। 9 मई वर्ष 2000 को फिगार साहब की जीवन की डोर अचानक टूट गई। बीमारी के कारण अंतिम 1.5 साल वे दुनिया जहान से कटे रहे, इसलिए उनकी मौत की खबर भी अखबारों के संक्षिप्त कॉलम में ही स्थान ले पाई। शायद इसी दिन के लिए उन्होंने कहा था कि मजबूरियों में बांट ले जो दर्द कौन है, पलकों से झाड़े गुल पे जमी गर्द कौन है, या रब मुझे चढ़ा दे किसी हादसे की भेंट, या रब मुझे चढ़ा दे किसी हादसे की भेंट, देखूं कि मेरा शहर में हमदर्द कौन है। भले ही फिगार साहब व उनका परिवार उनके रहते तंगहाली की हद से बाहर नहीं निकल सका, लेकिन यह हालत भी फिगार साहब की कलम को बांध नहीं सके। वे लिखते तो कलम तोड़ देते। गलियों में यूं न फेंक तू टुकड़े गिलास के, गलियों में यूं न फेंक तू टुकड़े गिलास के, बच्चे हैं नंगे पांव तेरे आस पास के, और जिनके उभरते जिस्म को कपड़ा नहीं नसीब, जिनके उभरते जिस्म को कपड़ा नहीं नसीब, फिर क्यों ना वो खेत जला दें कपास के, फिर क्यों ना वो खेत जला दें कपास के। जब इंदिरा गांधी के सामने फाड़ दी नाटक की स्क्रिप्ट। जब देश में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया तो उस वक्त फिगार साहब के लिखे नाटक तपती सलाखों का प्रसारण आकाशवाणी और यहाँ के विभिन्न मंचों पर हो रहा था। प्रशासन ने इस नाटक को राष्ट्रद्रोह मानते हुए उसके प्रसारण व मंचन पर रोक लगा दी। खैर, आपातकाल हटा और कुछ वर्षों बाद इंदिरा गांधी का दोबारा शिमला आना हुआ। इस पर फिगार साहब अपने नाटक की स्क्रिप्ट लेकर उनसे मिलने जा पहुंचे। उन्होंने नाटक पर रोक को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताते हुए स्क्रिप्ट को फाड़कर हवा में उछाल दिया और बिना समय गंवाए वहां से चले आए। इसके बाद भी क्या आपको लगता है कि उन्हें नौकरी में प्रमोशन मिल सकता था? कल एक शख्स जो अच्छे भले लिबास में था, कल एक शख्स जो अच्छे भले लिबास में था, बरहना आज वो उतरा हुआ गिलास में था, उसे नसीब कफन भी नहीं हुआ आखिर, के हिस्सेदार जो इस खेत की कपास में था, कि जो हिस्सेदार इस खेत की कपास में था। खैर, फिगार साहब के निधन के 14 वर्ष बाद उनकी पत्नी चंद्रा देवी भी भरे पूरे परिवार को छोड़कर अंतिम यात्रा पर निकल गई। बेटी की शादी सोलन के रबौन में हुई है, वह यहीं रहती हैं। उनका बड़ा बेटा देहरादून में रहता है। फिगार साहब का नाती विक्रम सिंह चौहान फिल्मों में एक्टिंग करता है और रानी मुखर्जी की मर्दानी 2 में विक्रम को इंस्पेक्टर अनूप सिंघल के रूप में देखा गया था। इसके अलावा वो कई टीवी सीरियल भी कर रहे हैं। उनका दूसरा बेटा अहमदाबाद और तीसरा हैदराबाद में रहता है। सोलन के कुल राकेश पंत, यशपाल कपूर और बिलासपुर के रतन निर्झर जैसे लोगों ने उनके गजलों को हिंदी में प्रकाशित करने का बीड़ा उठाया है। जल्दी ही उनकी गजलें और गीत आपको किताब की शक्ल में मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस बीच रेखता ने उनकी कुछ गजलों व शेरों को ई-बुक में लिपिबद्ध किया है, जिसे आप ऑनलाइन हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। खैर, 9 मई को उनकी पुण्यतिथि थी और उसके एक दिन बाद हम इस पॉडकास्ट को इस उम्मीद से जारी कर रहे हैं कि आने वाले समय में अपने महबूब शायर की पुण्यतिथि व जयंती को पूरा सोलन शहर एक यादगार के रूप में मनाने की परंपरा शुरू करेगा। आपको हमारा यह अंक कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय देते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।